गोचरों को समझने के कई तरीके हैं। बहुत से लोग सिर्फ गोचर को ही जीवन का आईना मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस महीने तो बड़े बड़े 3 गोचर होने वाले हैं, छोटे छोटे सभी गोचर हो रहे हैं। तो क्या इन सभी तीनों गोचरों को आप गलत दृष्टि से देख सकते हैं? क्या सभी तीनों गोचर आपके जीवन में यदि कुप्रभाव दे रहे हैं तो आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा? बारीकियों को समझना है। पहले आप बारीकियों को समझिए, आपको स्वतः ही समझ में आने लगेगा कि गोचर दरअसल होते क्या हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल में हम लोग ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने पिछले बहुत समय से नक्षत्रों पर चर्चा की, राशियों पर चर्चा की, भावों पर चर्चा की और गहराई से उन्हें जानने की कोशिश की। उस श्रृंखला का नाम हमारा था शून्य से शिखर तक। तदुपरांत हमने ग्रहों की भी एक श्रृंखला प्रारंभ की, जहां हम ग्रहों के जो उपाय हैं, ग्रहों को पहचानना, खराब ग्रह को पहचानना, इस प्रकार की हमने उसके अंदर बातें रखी हैं कि किस प्रकार आप अपने ग्रह को पहचान सकते हैं कि वह आपके जीवन में खराब फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है। ग्रहों के उपाय के नाम से हमने वह श्रृंखला भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत हम सूर्य के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, चंद्र पर वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। फिर हर वीकेंड में शनिवार की रात 9 बजे हम लाइव सेशन करते हैं, जहां पर हम आप लोगों की कुंडलियों से एक प्रश्न का एकदम निःशुल्क विवेचन करते हैं। आप अपना प्रश्न वहां रख सकते हैं। हम आपसे अनुरोध यह करते हैं कि आप जो भी प्रश्न रखें, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट को देख पा रहे हो तो उस पोस्ट के नीचे कमेंट में ही आप अपना प्रश्न रख दें, अपनी डिटेल डाल दें, तो उससे हमें शनिवार तक का समय मिल जाता है आप लोगों की कुंडली देखकर और आपके प्रश्न का उत्तर सटीकता में लाने के लिए। और कम्युनिटी पोस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं। आज तक के जो भी हमने वीडियोस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। यहाँ हम सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं। वर्तमान में हम लोग राहु केतु के गोचर पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि राहु केतु का गोचर 12 अप्रैल को हो चुका है। क्योंकि हम थोड़ा गहराई से उसे पकड़ना चाहते हैं, हम गहराई पकड़कर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय हमें लग सकता है। अन्य भी बहुत से कार्य होते हैं जहां हम समय देते हैं, इसलिए अगर आपके पास में लेट भी आ रहा है और हमने अभी अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना शुरू किया है, तो यह थोड़ा सा विलंब आप लोग, मैं समझ सकता हूं कि हम क्षमा करेंगे उसके लिए। इस राहु केतु के गोचर की श्रृंखला के बाद हम गुरु के गोचर की बात करेंगे। तदुपरांत हम आने वाले जो शनि के गोचर हैं उसकी बात करें। हम आने वाले समय में छोटे छोटे ग्रहों के गोचर पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे गोचर होंगे हम उन पर चर्चा करेंगे और सही ढंग से गोचर किस प्रकार से समझा जाए इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि सभी प्रबुद्ध दर्शक हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ यह होता है, अक्सर होता है कि आप लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं और वहाँ पर आपको यह बताया जाता है कि फलां गोचर में आप जो है अरबपति बनने वाले हैं और आप अरबपति से जमीन पर आने वाले हैं। इस प्रकार की फालतू की बातों में आप लोग यकीन ना करें। गोचर का असर आपके जीवन में पूर्ण रूप से तभी देखा जा सकता है जब संबंधित ग्रह की दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा चल रही हो। इनमें से कुछ भी तो जितने दिनों के लिए, जितने साल के लिए, जितने महीनों के लिए जो चल रही हैं, वहां आप
उस गोचर का असर देख पाएंगे। अन्यथा संबंधित ग्रह जिसका गोचर की हम बात करते हैं वह आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है यह समझें। शुभ बैठा है कि अशुभ बैठा है वह समझें। जब आप अपने ग्रह को समझ लेंगे, अपनी कुंडली के अंदर दशाओं को समझ लेंगे, तब कहीं जाकर आप गोचर को अपने जीवन में प्रभावी समझें। अच्छा या बुरा जैसा भी हो, प्रभाव तभी मिलेगा। बेफिजूल की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है और बेफिजूल में अत्यधिक खुश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं। आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु और केतु के गोचर की, जो कि 12 अप्रैल 2022 को हुआ है, जहां राहु वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश किया है और केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश किया है। विभिन्न लग्नों के बारे में हम बात कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने कर्क लग्न, कर्क राशि तक गोचर को समझ लिया था। आज हम जो चर्चा प्रारंभ करेंगे वह सिंह लग्न और सिंह राशि की करेंगे और आज हम वृश्चिक लग्न तक चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो जो कि इस गोचर से संबंधित था, जहां मेष से लेकर कर्क राशि तक हमने विश्लेषित किया है, वह आप यहां आई बटन में देख सकते हैं। आज हम जो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, सबसे पहले हम सिंह राशि के बारे में बात करेंगे, सिंह लग्न की बात करेंगे और हमने पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि आप अपने गोचर को राशि और लग्न दरअसल दोनों से देखें। कई बार लग्न अधिक मजबूत होता है राशि की अपेक्षा, तो आप चंद्र और लग्न की जो मजबूती है उसको समझते हुए भी जो भी आपके कुंडली में मजबूत हो उसे आप अधिक प्रभावी समझ सकते हैं। अन्यथा आप दोनों के हिसाब से देखें और दोनों के हिसाब से देखकर आप सामंजस्यता अपनी सेट कर लें। अगर लग्न से आपको खराब फल दे रहा है, राशि से अच्छे फल दे रहा है, तो मध्यम फलों की बात करें। यदि दोनों से ही खराब फल आ रहे हैं तो अधिक खराब फलों की बात हो सकती है, दोनों से अच्छे फल आ रहे हैं तो अच्छे फलों की बात हो सकती है। यह सामान्य बातें हैं। सिंह लग्न में यह गोचर 9वें भाव में और तीसरे भाव में हो रहा है। 9वां यानी कि भाग्य भाव, तीसरा यानी कि पराक्रम भाव। तो यहां हम भाग्य की वृद्धि देख सकते हैं, किंतु धर्म की हानि देखते हैं, धर्म से विमुखता देखते हैं। यानी जिन जातकों के जीवन में यह गोचर प्रभावी हो रहा है वहां हम धर्म से विमुखता देखेंगे। भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि कोई भी पाप ग्रह जब केंद्र त्रिकोण में आता है तो वहां वह अच्छे फल ही देता है, लेकिन यहां धर्म की हानि हो रही है। भौतिकता की ओर अग्रसर होने के आपके आसार नजर आते हैं। आर्थिक एवं व्यवसाय के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। मन में भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है और इस कारण से आप गलत कार्यों की ओर झुक सकते हैं, झुकाव आ सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको विशेष उत्कृष्ट सफलता प्राप्त होने वाली है, लेकिन यहां पर आपको अपने जमीर को भी मारना पड़ सकता है। यानी कि आपको परिस्थितियों के अनुसार समझौता करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो जैसा हमने कहा, धर्म की हानि होगी तो आध्यात्मिकता की भी हानि होगी। अनुशासनहीनता आपके अंदर आ सकती है। अब चूंकि यहां से संतान भाव पर भी इसकी दृष्टि है, आपके लग्न पर भी दृष्टि है, तो भ्रम की स्थिति तो बनती है। संतान भाव की बात करेंगे तो वहां हम संतान के साथ या संतान के कारण आपके जीवन में समस्या देख सकते हैं। संतान की या स्वयं की शिक्षा में बाधा देख सकते हैं। अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो स्वयं की शिक्षा की बात करेंगे, और यदि आप विवाहित हैं, आपकी संतान है, तो आप संतान की शिक्षा की यहाँ बात समझेंगे। यहाँ चूंकि लग्न पर जो दृष्टि है राहु की, तो आप सही गलत का निर्णय करने में असमर्थ हो सकते हैं और गलत कार्यों की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके अंदर स्वार्थ सिद्धि की भावना भी जन्म ले सकती है, यानी कि स्वार्थ सिद्धि करने की आपकी प्रवृत्ति बन सकती है, विशेषकर इस गोचर में। लेकिन हम यहाँ पदोन्नति की बात भी करेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त होगी, यात्रा से लाभ प्राप्त होगा, यात्रा के सुअवसर प्राप्त होंगे, कार्यों से सफलता प्राप्त होगी। अब यदि केतु के गोचर को देखें तो केतु के गोचर से हम भाई बहनों के मध्य जो आपके समस्याएं हैं वह समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि भी लाभ भाव पर है। पराक्रम भाव में बैठकर लाभ भाव पर भी दृष्टि है, तो वह बड़े भाई बहनों का
स्थान है, बैठा छोटे भाई बहनों के स्थान में है और पत्नी के स्थान पर भी इसकी दृष्टि है, तो हम जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी हानि की बात यहां कर पाएंगे। विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, विशेषकर आपके कुछ रिश्तों से संबंधित यहां पर आपको समस्याएं मिलेंगी, तो वहां आप थोड़ी सी सावधानियां बरतें। अब यदि हम नक्षत्रों के अनुसार दोनों ग्रहों को समझें, तो सबसे पहले हम यह बताना उचित समझेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है, 12 अप्रैल को राहु ने कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया। चूंकि वक्रीय हो रहा है तो प्रथम चरण यानी कि कृतिका का यह उसके लिए अंतिम चरण होगा। यहां तक वह 14 जून तक रहेगा, यानी 3 डिग्री 20 मिनट पार करने में उसे जो समय लगने वाला है वह 14 जून तक है। 14 जून के पश्चात वह भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और तदुपरांत 20 फरवरी 2023 को यह अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वहां यह 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। और यदि केतु की बात करें तो केतु विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण में 12 अप्रैल को प्रवेश कर चुका है। तदुपरांत यह 18 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेगा। स्वाति नक्षत्र से यह 26 जून 2023 को निकलकर अंततः चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, और यह वहां पर दोनों ही ग्रह 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं। तदुपरांत यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद आगे की बातें हम अगले गोचर में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं राहु का कृतिका में जो गोचर हो रहा है, तो वह सिंह लग्न वालों के लिए किस प्रकार से हुआ। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य लग्नेश है, तो यहां हम जातक के जीवन में कार्यों में सफलता की बात कर सकते हैं। जब हम कार्यों में सफलता की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हर प्रकार के कार्यों में उससे सफलता प्राप्त होगी, वह चाहे नौकरी से संबंधित हो या धन से संबंधित हो, पराक्रम से संबंधित हो, वह सफलता प्राप्त करेगा। तदुपरांत यह भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र सिंह लग्न वालों के लिए तीसरे का और 10वें का स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र से सफलता यहां भी आप देख सकते हैं। नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होंगे, और यदि आपके पास में नौकरी है तो आप नौकरी में उन्नति की बात कर सकते हैं, पदोन्नति की बात कर सकते हैं। फिर जब अश्विनी नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेगा राहु, तो हम केतु के समान फल समझेंगे। केतु बैठा हुआ है पराक्रम भाव में, तो पराक्रम के फल अच्छे मिलेंगे, पराक्रम बढ़ेगा। हाँ, कुछ आलस आपको देखने को प्राप्त होगा आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी पराक्रम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यदि केतु के नक्षत्रों की बात करें तो केतु का पहला गोचर जो हो रहा है विशाखा में हो रहा है, तो विशाखा नक्षत्र के जो तृतीय पद में केतु प्रवेश कर रहा है, विशाखा का स्वामी गुरु है, और गुरु यहाँ 5वें और 8वें का स्वामी है। तो हम पंचम की बात भी समझेंगे, अष्टम की बात भी समझेंगे। तो यहाँ जीवन साथी को मिलने वाले लाभ की बात होगी, यानी आपका जीवन साथी लाभ प्राप्त करेगा, आपके जीवन साथी को बहुत फायदे होने वाले हैं। जीवन साथी आपका अच्छी पोजीशन में आएगा। यदि आप कहीं थोड़ा बहुत कमजोर भी पड़ रहे हैं तो आपका जीवन साथी मजबूत होता चला जाएगा। जब हम स्वाति नक्षत्र की बात करेंगे, केतु का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश होगा, तो हम राहु से संबंधित जितने भी हमने फल कहे हैं उनमें वृद्धि समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ स्वाति का स्वामी राहु है। राहु के फलों में केतु और अधिक वृद्धि करेगा। तदुपरांत केतु का चित्रा में प्रवेश, यहाँ इस लग्न में चित्रा का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, साथ ही साथ नवम भाव का यानी भाग्य भाव का स्वामी है। तो भाग्य में वृद्धि की बात करेंगे, भाग्य में उत्तम वृद्धि की बात करेंगे। भाई बहनों से संबंधों की बात करेंगे तो वहां भी हम अच्छी बात करेंगे। माता पिता से संबंधित यदि बात करेंगे तो वहां भी हमें अच्छे फल प्राप्त होने की उम्मीद दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि। कन्या लग्न या कन्या राशि में यह गोचर अष्टम और द्वितीय भाव में होने वाला है। तो यहाँ हम स्वास्थ्य परेशानियों की बात करेंगे, स्वास्थ्य में लंबी गिरावट की बात करेंगे, बड़ी बीमारियों की बात करेंगे, कुटुंब से मनमुटाव की बात करेंगे। तो कुटुंब में पूरे परिवार की बात करते हैं। पूरे परिवार में सभी रिश्तों से आपका मनमुटाव हो सकता है। उस रिश्ते में सभी रिश्ते आते हैं। मनमुटाव होने का कारण आपकी वाणी हो सकती है, क्योंकि यहाँ राहु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, वहां केतु बैठा हुआ है। तो आपकी वाणी हो सकती है, वाणी कटु हो सकती है, वाणी में दोष आ सकता है। वाणी दोष पर ध्यान दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके कुटुंबजन आपके साथ रहें तो वाणी दोष पर ध्यान दीजिए, वाणी की कटुता को कम कीजिए, मीठा बोलिए। कम से कम इस गोचर काल में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कटु वाणी के कारण आपके बहुत से संबंध खराब हो सकते हैं।
बहुत से अपने आप से बिछड़ सकते हैं, बहुत से अपने आप से दूर हो सकते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण करें। और चूंकि राहु केतु का गोचर अष्टम में है तो बीमारियों की बात तो हम कर ही सकते हैं। मेष राशि है, सिर दर्द की बात कर सकते हैं, सिर से संबंधित बीमारियों की बात कर सकते हैं, पहले से भी चली आ रही हो सकती है, इस समय पर यह बढ़ भी सकती है। यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप यहां इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यहां आपको कुछ फायदा प्राप्त होने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। वहां आपका अष्टम भाव का स्वामी यदि मजबूत है आपकी कुंडली में, तो आप यहां मजबूती की बात कर सकते हैं। लेकिन पूरे गोचर को आप इसी बात से समझें कि यदि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में यह ग्रह एक्टिव हो रहे हैं तभी, और उसी पीरियड में यह समस्याएं आपको दिखाई दे सकती हैं। मानसिक रूप से परेशानियां अधिक हो सकती हैं। चूंकि अष्टम भाव की बात है तो गुप्त रोग हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि किसी प्रकार की ऐसी बीमारी जो गुप्त हो, भ्रामक हो, इस प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं। तो वहां भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रह कलेश हो सकता है, अपव्यय बढ़ेगा, यानी व्यर्थ का व्यय होगा, व्यर्थ में धन की हानि होगी, गलत कार्यों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके कारण आपको राज्य से दंड की प्राप्ति हो सकती है। राज्य की ओर से दंड आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, अन्य प्रकार से भी आप दंडित हो सकते हैं, अपमानित हो सकते हैं, बदनामी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में और नौकरी में बदलाव होने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि जब हम इसकी दृष्टियों को देखेंगे तो यहां बैठकर राहु सीधा सीधा तृतीय भाव पर दृष्टि डालता है, और वहां बैठा हुआ केतु आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डालता है और दशम भाव पर दृष्टि डालता है। तो हम कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति को समझ सकते हैं। कार्य क्षेत्र बदलाव का मतलब है कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा या नौकरी में बदलाव होगा, वह इसी समय अवधि में होने वाला है। आपको उच्च अधिकारियों से समस्याएं आ सकती हैं। यहां जीवन में आकस्मिकता के योग भी बनते हैं, तो आकस्मिक धन लाभ की हम यहां बात कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ हुआ, और जो आपके काम बहुत समय से अटके हुए हैं उनके बनने की उम्मीद इस समय अवधि में हो सकती है, वह काम आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा के आपके चाह है, तो इस समय अवधि में आप विदेश यात्रा के योग भी प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अब विदेश या परदेश दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन यदि आपकी चाह विदेश जाने की है तो आप विदेश जाएंगे, और यदि आपकी चाह अपने स्थान से दूर जाकर कार्य करने की है तो आप दूर जाकर कार्य करेंगे, जैसे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी हमने कहा। नौकरी की बात की तो नौकरी में बदलाव की बात की, तो हो सकता है आप अभी अपने देश में ही नौकरी कर रहे हो, अगली नौकरी आपको विदेश में प्राप्त होने वाली है। हम हर बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी चाह कहां है और आपके सामने रास्ते कौन से खुले हुए हैं, आप उन्हीं रास्तों पर चल पड़ेंगे। योग इसी प्रकार से तैयार होती है। लेकिन हाँ, शिक्षा में या पढ़ाई में यदि आप शिक्षार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां पर आपको भ्रम की स्थिति बनती है, भ्रामक स्थिति अधिक आ जाएगी, आपका मन मस्तिष्क भ्रम में रहेगा। अब हम इनको यदि नक्षत्र अनुसार समझें, सबसे पहले कृतिका नक्षत्र की बात करेंगे। राहु का कृतिका में प्रवेश हो रहा है, तो यहाँ सूर्य की बात करेंगे। जब हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य यहाँ द्वादशेश है, तो द्वादश भाव से संबंधित हम राज्य दंड की बात करेंगे। आपके गलत कार्यों के कारण जो राज्य दंड आपको प्राप्त हो सकता है उसकी बात करेंगे। अधिक व्यय की बात करेंगे, आपके जीवन में व्यय अधिक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में आपका पैसा व्यर्थ हो सकता है, दवाओं में आपका पैसा व्यर्थ हो सकता है। यह कृतिका नक्षत्र में है, छोटा सा पीरियड है, 14 जून तक का है, वहां तक आपको संभाल लेना है। तदुपरांत भरणी नक्षत्र में जब राहु का प्रवेश होगा तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। इसका स्वामी द्वितीय भाव का यानी धन भाव का स्वामी है, साथ ही साथ भाग्येश भी है। तो भाग्य के मजबूत होने की बात करेंगे। भाग्य मजबूत होगा, अटका हुआ धन प्राप्त होगा। जो पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है, बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है, आने की उम्मीद आप छोड़ चुके हैं, वह धन आपको प्राप्त हो जाएगा। धन लाभ की स्थिति भी इस समय अवधि में बनती है, तो आपको धन लाभ भी प्राप्त होता रहेगा, यानी कार्य आपके अच्छे चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, दुर्घटना के योग बनते हैं, वहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तदुपरांत अश्विनी नक्षत्र में जब राहु का प्रवेश होगा तो केतु के फलों को यहां यह बढ़ाता है। तो हम जब केतु के फलों की बात करेंगे तो वहां इस बात को समझेंगे कि अश्विनी नक्षत्र में किस प्रकार से हम राहु के फलों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, यानी कि राहु के जो फल है केतु से किस प्रकार प्राप्त होते हैं।
तदुपरांत हम बात करते हैं केतु की। केतु का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश। जब केतु विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु यहां इस कुंडली में चतुर्थ का और सप्तम भाव का स्वामी है। तो हम भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अच्छे फलों की बात करेंगे। लेकिन जब हम विवाह की ओर आएंगे, विवाह के घर की ओर आएंगे, सप्तम भाव की ओर आएंगे, तो हम जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियों की बात समझ सकते हैं, क्योंकि सजीव के लिए तो यह नुकसान देने ही वाला है। और सप्तम भाव से हम जीवन साथी को समझते हैं सजीव के रूप में, तो वहां हम जीवन साथी को समझ सकते हैं। और आप इस बात को भी समझिए कि सप्तम भाव से हम अपने द्वितीय संतान को भी देखते हैं, तो आपके द्वितीय संतान को भी समस्याएं हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। और उसके बाद जब स्वाति नक्षत्र में केतु प्रवेश करेगा तो हम राहु से संबंधित जो समस्याएं हैं, राहु से संबंधित जो फल हैं, उनमें बढ़ोतरी देख सकते हैं। यानी उस समय अवधि में भी राहु से संबंधित जो समस्याएं हैं वही बढ़ती हुई दिखाई देंगी, कम होती हुई नहीं दिखाई देंगी। हम चित्रा में गोचर की बात करते हैं केतु की, तो चित्रा का स्वामी मंगल यहाँ अष्टमेश और तृतीयेश है। अष्टम से हम दुर्घटनाओं की बात करते हैं, स्वास्थ्य में हानि की बात करते हैं। तो हम राहु के जो अश्विनी की बात करेंगे तो वहां भी हम स्वास्थ्य में हानि की बात समझेंगे, दुर्घटनाओं की बात भी समझ लेंगे। तो हम स्वास्थ्य में हानि की बात करते हैं, दुर्घटनाओं की बात करते हैं, समाज से कटने की बात करते हैं। तृतीय भाव समाज का है, तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, तो उनसे आपको अच्छे फलों की उम्मीद हम नहीं करते हैं। तो हम चित्रा नक्षत्र के समय पर स्वास्थ्य में पीड़ा भी देखेंगे और समाज से पीड़ा भी देखेंगे, यानी अपने मिलने जुलने वालों से, आसपास वालों से भी पीड़ा हम देखेंगे। फिर हम बात करते हैं तुला लग्न, तुला राशि। यहां तुला लग्न और तुला राशि में यदि हम राहु और केतु को देखें तो यह सप्तम भाव में और प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही सप्तम भाव की बात आती है तो हम समझ सकते हैं यहां पर हम जीवन साथी की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल देख सकते हैं हम। जीवन साथी से मनमुटाव देख सकते हैं, सामंजस्यता में कमी देख सकते हैं। यानी जितनी भी बातें जीवन साथी से संबंधित आपके जीवन में खराब होने वाली हैं वह सभी आप यहां देख सकते हैं। तो जीवन साथी से मनमुटाव होगा, और यदि आपकी कुंडली में पहले से ही इस प्रकार के योग बने हुए हैं जहां पर मनमुटाव पहले से ही चल रहा है, तो इस समयावधि में तलाक होने के योग बन सकते हैं, अलगाव होने के योग बन सकते हैं। और यहां साझेदारी के व्यापार में भी समस्याएं आएंगी, इसलिए व्यापार आप अकेले ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साझेदार के साथ में आपको समस्याएं आएंगी, यानी जो स्थिति आपके जीवन साथी के साथ बन रही है वही स्थिति आपकी साझेदार के साथ भी बन सकती है, अलगाव हो सकता है, साझेदारी टूट सकती है। आय की स्थिति अच्छी बनेगी, आय आपके जीवन में बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ाएं भी बढ़ेंगी। जीवन में आपके व्यक्तित्व में भ्रामक स्थिति पैदा होगी, मन में भ्रामक स्थिति पैदा होगी, भ्रम की स्थिति आपको चारों तरफ से घेर सकती है। आप नया कार्य, व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रकार की साझेदारी आप इस समय अवधि में किसी के साथ ना करें, साझेदारी में आपको नुकसान होने वाला है। यदि केतु की बात करें तो केतु यहां शिक्षा के क्षेत्र में बाधा दे सकता है। शिक्षा अच्छी होगी लेकिन बाधाएं, अड़चनों के साथ में शिक्षा आपकी आगे बढ़ेगी। दांपत्य में समस्या केतु भी दे रहा है, लाभ की स्थिति यह भी अच्छी बना रहा है। तो लाभ का हम धन की बात कर सकते हैं, भौतिकता की बात कर सकते हैं, वह सब चीजें आपको प्राप्त होगी। लेकिन केतु यहां जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी पीड़ा दे रहा है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है। कार्य व्यवसाय आप नया प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन साझेदारी में कार्य व्यवसाय अगर प्रारंभ करेंगे तो वहां भी आपको नुकसान की स्थिति बनती है। यदि हम नक्षत्र अनुसार देखें तो राहु जब कृतिका में प्रवेश करता है तो कृतिका के स्वामी सूर्य यहां तुला लग्न में 11वें भाव का स्वामी है। तो हम धन की स्थिति अच्छी देख सकते हैं, धन लाभ देख सकते हैं, पदोन्नति देख सकते हैं, यानी भौतिकता के क्षेत्र में हम सफलता देख सकते हैं, आय वृद्धि देख सकते हैं। तदुपरांत जब भरणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, और शुक्र लग्नेश है, और लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश है। तो हम स्वास्थ्य में पीड़ा देख सकते हैं, भय बढ़ने की समस्या देख सकते हैं, जातक के अंदर भय बढ़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। जिन चिंताओं का कोई सिर पैर नहीं है, इस प्रकार की चिंताएं जातक के अंदर आ सकती है। भ्रामक स्थिति यहां भी जातक के जीवन बन सकती है। तदुपरांत जब अश्विनी नक्षत्र के अंदर राहु का प्रवेश होता है तो राहु का प्रवेश जब अश्विनी नक्षत्र में होगा तो केतु के फल की प्राप्ति होगी।
मतलब जिस प्रकार के फल केतु दे रहा है, हम उन फलों की यहाँ बात कर सकते हैं। यानी शिक्षा में व्यवधान की बात की हमने, केतु से तो शिक्षा में व्यवधान बढ़ जाएगा, तो उन्हीं फलों को यहाँ पर राहु रिपीट करता है। तो चूंकि नक्षत्र में जब गोचर चल रहा है तो थोड़ा आगे पीछे चलता है, प्रवेश कम से कम आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब अंत तक पहुंचेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते यह हो सकता है कि वह समय अवधि थोड़ी बढ़ जाए। उस समय अवधि को आप राहु और केतु के बीच में जो अंतर है उस अंतर के हिसाब से समझ सकते हैं। फिर हम केतु की बात करते हैं। केतु का विशाखा में प्रवेश, यानी कि तुला राशि में जब केतु विशाखा नक्षत्र में आया है तो वहां से यदि हम देखें तो गुरु का क्षेत्र है, और गुरु की बात करें तो गुरु इस लग्न में यानी तुला लग्न के अंदर गुरु तृतीय और छठे भाव का स्वामी है, अकारक ग्रह है। इस लग्न के लिए कारक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम यहाँ बहुत अच्छे फलों की बात नहीं कर सकते, रोगों की बात कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन में संभावना की बात कर सकते हैं और प्रबल संभावना की बात कर सकते हैं। यानी आप कहीं और जाकर कार्य कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में हम परिवर्तन की बात कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ साथ कार्य परिवर्तन के योग भी इस नक्षत्र काल में बन सकते हैं। और जब विशाखा से निकलकर स्वाति में प्रवेश करेंगे केतु, विवाह के योग बनते हैं। यानी तो अविवाहितों की बात करेंगे तो विवाह के योग बनते हैं, मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं। लेकिन यदि आप विवाहित हैं तो वहां समस्याएं अवश्य दिखाई देती हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको दिखाई देंगी। भोग विलास में वृद्धि होगी, भोग विलास की ओर रुझान अधिक हो जाएगा। और जब चित्रा नक्षत्र के अंदर इसका प्रवेश होगा तो अंतरजातीय विवाह की संभावनाएं हैं। यानी विवाह तो यहां भी होगा लेकिन अंतरजातीय विवाह होने की संभावनाएं हैं। धन लाभ होगा, परिवार से लाभ होगा, यानी पैतृक संपत्ति में से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है इस समय अवधि में। फिर हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि। आप दोनों से जो भी हैं, वृश्चिक लग्न के हैं या वृश्चिक राशि के हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपके ऊपर यह गोचर लागू होता है। आप अपनी राशि और लग्न को दोनों को सामंजस्यता में लाकर इस गोचर को समझ सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली के अंदर दशाएं चल रही हो इन ग्रहों से संबंधित, तभी आप इस गोचर को विशेष प्रभावी समझें। अन्यथा प्रभाव तो जनमानस पर पड़ता ही है, वह प्रभाव कम अवस्था में होता है, अच्छा या बुरा। लेकिन यदि आपकी दशाओं में हैं, एक्टिव हैं यह ग्रह, तो यह विशेष प्रभावी रहेंगे, अच्छे या बुरे। जैसा भी गोचरों के हिसाब से फलित निकल कर आता है उसी हिसाब से अपने जीवन में इनको समझ सकते हैं। तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में यदि हम इन गोचरों को समझें तो यह गोचर षष्ठम और 12वें भाव में हो रहे हैं। छठे में किसी भी क्रूर ग्रह का जाना अच्छा माना जाता है। त्रिक स्थान या 2 स्थान में किसी भी क्रूर ग्रह का जाना अच्छा माना जाता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यानी वे अशुभता लेते हुए भी शुभ फलों को देने वाला होता है। पूर्ण रूप से शुभ फल तो कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन कहीं शुभ और कहीं अशुभ एक ही गोचर से प्राप्त होते हैं। तो हम वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों में यदि बात करें तो रोग, ऋण, शत्रु की बात करेंगे तो वहां जातक को विजय प्राप्त होगी। रोगों पर विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, ऋण चुकाने में सफल रहेंगे या ऋण प्राप्त करने में जातक को परेशानियां नहीं होंगी। फिर इसकी जो दृष्टि है छठे भाव से, इसकी दृष्टि दशम भाव पर जाती है, कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं। उच्च अधिकारियों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। यह तब होगा जब आपके साथ में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। और छठे भाव से हम कार्यस्थल को देखते हैं जहां हम कार्य कर रहे हैं, तो वहां राहु बैठा हुआ है, तो राहु वहां सजीव की बात होगी, तो वहां से आपको धोखा दिलवा सकता है, लांछन लगवा सकता है। आपके विरोधियों के द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। आप उस षड्यंत्र में फंस सकते हैं, बदनामी हो सकती है, झूठा लांछन लगेगा, उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो जाएंगे, अंततः विजय आपकी प्राप्त होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी में वृद्धि प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कार्य बढ़ सकती है, यानी आपके कार्य क्षेत्र बढ़ सकती है। ज्ञान में बढ़ोतरी हो सकती है, ज्ञान में बढ़ोतरी होने के बहुत अच्छे योग इस समय अवधि में हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। वाद विवाद के योग बनते हैं। एक और आप कानूनी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। यानी यदि आपका कोई पुराना पेंडिंग केस है जहां आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि उसका फैसला आपके हक में आएगा या विपक्ष में आएगा, तो यहाँ फैसला आपके हक में आने की संभावनाएं अधिक बन जाती हैं।
कानूनी क्षेत्र में आपकी विजय प्राप्त होगी। लेकिन इस समयावधि में यदि आप कोई नया विवाद उत्पन्न कर लेते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिर हम नक्षत्र अनुसार बात करेंगे। तो राहु जब कृतिका नक्षत्र में होगा तो कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, यानी सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य दशमेश है, कार्य क्षेत्र की बात कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, सफलता प्राप्त होने के भरपूर योग बनते हैं, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जब कृतिका से निकलकर भरणी के अंदर प्रवेश करेगा तो भरणी यहां पर शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र द्वादशेश और सप्तम भाव का स्वामी है। तो यहां जो अविवाहित हैं वहां उनके विवाह में रुकावट आ सकती है, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं, प्रेम में हानि हो सकती है। यानी प्रेम में हानि तो प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा आपको धोखा प्राप्त हो सकता है या उनके साथ मतभेद होने की वजह से अलगाव की स्थिति बन सकती है। और जब भरणी नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र के अंदर राहु आएगा तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होंगी, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। हम इसको केतु के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि केतु जो फल देगा वही अश्विनी नक्षत्र के फल होंगे। जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु विशाखा नक्षत्र का अंदर जब प्रवेश करता है तो यहां इसका स्वामी गुरु है और वृश्चिक लग्न और राशि में धन स्थान का और पंचम स्थान का स्वामी गुरु है। तो धन और ज्ञान दोनों में बढ़ोतरी की बात कर सकते हैं, दोनों में सफलता की बात कर सकते हैं, दोनों में चरम की बात कर सकते हैं, क्योंकि केतु गुरु के सम है और गुरु के नक्षत्र में है। तो हाँ, ज्ञान की बढ़ोतरी देगा, धन की बढ़ोतरी देगा। धन का स्वामी भी यहाँ गुरु है और धन स्थान का कारक भी गुरु होता है। तो हम धन के क्षेत्र में भी जातक को सफल देखेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में भी जातक को हम सफल देखेंगे। यानी हम गुरु के कारकत्वों की वृद्धि देखेंगे। गुरु के कारकत्वों में वृद्धि होगी तो गुरु से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसके अंदर जातक को विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। फिर जब स्वाति नक्षत्र में केतु का प्रवेश होगा तो हम राहु के समान यहाँ सावी फलों की बात करेंगे और राहु के अच्छे फलों की हम यहाँ बढ़कर बात करेंगे। केतु का प्रवेश चित्रा नक्षत्र में होगा तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल यहाँ लग्नेश है, साथ ही साथ रोगेश है। तो हम स्वास्थ्य में हानि की बात कर सकते हैं, लेकिन लग्नेश है तो हम व्यक्तित्व में निखार की बात करते हैं। जातक का व्यक्तित्व और अधिक निखर के आएगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। यहां पर हमने सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक राहु और केतु के गोचरों को समझा और नक्षत्र अनुसार समझा। हम चाहें तो इसको और अधिक चरणों में ले जाकर भी समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, वह संभव नहीं होता है। चरणानुसार आप स्वयं से इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि वहां आपको नवांश में इसकी स्थिति को देखते हुए गोचर को समझना होगा। तो नवांश के जो स्वामी हैं उनके ऊर्जाओं को आप समझते हुए इन गोचरों को वहां समझ सकते हैं, यानी कि और बारीकियों में और अधिक बारीकी में यदि जाना चाहते हैं तो जिस दिन इन ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, यानी चंद्र जिस दिन इन ग्रहों के नक्षत्रों में प्रवेश करता है उस दिन आप इन गोचरों का विशेष प्रभाव अपने जीवन में देख सकते हैं। वह उस नक्षत्र काल की ही बात होती है। आपकी कुंडली में दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं, कहीं भी यह ग्रह एक्टिव नहीं है तो बहुत अधिक प्रभावी आपको यह गोचर नहीं दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन यह नक्षत्र, यानी कि जिस दिन यह चंद्र नक्षत्र है, उस दिन आपको विशेष प्रभाव इन ग्रहों से संबंधित आपकी कुंडली के अनुसार प्राप्त होने वाले हैं। यहां तक की बारीकी में आप जा सकते हैं। उससे अधिक बारीक जाना हो तो आप लग्नों पर चले जाइए, प्रत्येक दिन के लग्न के हिसाब से आप देख लीजिए, दो घंटे का हिसाब से आपको गोचर प्राप्त हो जाएगा। बारीकियां बहुत हैं, आपको उतरना पड़ेगा इस क्षेत्र में, इस ज्ञान के लिए। जब आप इसकी गहराई में उतरते चले जाएंगे तो अथाह भंडार आपको प्राप्त होता है। और इस अथाह भंडार को प्राप्त करने के लिए यदि आपको लगता है कि यह सही स्थान है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जो अथाह भंडार के वीडियो हैं वह आप तक समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि या लग्न से लेकर मीन राशि या लग्न तक, यानी धनु राशि से मीन राशि तक के जातकों के लिए यह राहु केतु का गोचर किस प्रकार का निकलने वाला है, गुजरने वाला है, वह समझेंगे। जो हमने आपको नियम बताए हैं गोचर देखने के, वह आप अवश्य समझें। उसके बिना आप
बिल्कुल भी परेशान न हो। यदि आपको लगता है कि यह सब बातें आपके जीवन में प्रभावित नहीं हो रही हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दशा में जब ग्रह एक्टिव होगा तभी गोचर में भी वह अपने प्रभाव देगा, क्योंकि गोचर दशा का ही आईना है। दशा में जो ग्रह आपके चल रहे हैं, उस ग्रह का गोचर उसके अच्छे या बुरे फलों के बारे में बताता है कि कब उसके अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं, कब उसके बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि कुछ दशाएं जो लंबी लंबी हैं, शनि की दशा है, शुक्र की दशा है, यदि वह आपके जीवन में बुरे प्रभाव दे रही है तो पूरी दशा में बुरे प्रभाव संभव नहीं है। तो अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में भी यदि कोई शुभ प्रभाव आ जाते हैं, उनके गोचर आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं, स्वयं दशापतिनाथ शुभ प्रभाव दे रहा है गोचर में, तो आप अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, वहां हम बाकी बची हुई 4 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं